A very warm welcome, my dear students. Welcome to another exciting lecture of law with me, CA Preeti Agarwal. अब तक हमने प्रिलिमिनरी चैप्टर के कुछ डेफिनेशंस कवर कर लिए हैं. Let us now continue our discussion. So till now we have covered the basics of preliminary chapter. पिछली बार हमने ये सब रिवाइज भी कर लिया था. डेफिनेशंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, बट बिफोर दैट लेट अस ऑल्सो रिवाइज द स्टोरी. ये जो सेक्शन नंबर की स्टोरी है ना, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल द सेक्शंस प्रॉपरली. जितने भी सेक्शन नंबर्स है, आप बोलोगे कि मैम अभी हमको ना इजी हो गया ये. सो लेट अस डिस्कस. रिवीजन कर लेते हैं ऑफ द क्लॉजेस दैट स्टार्ट विद ए. तो सबसे पहले आएगा अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस. तो स्टोरी कैसी थी कि मेरी कंपनी है और कंपनी शेयर्स तो ऑफर करेगी ना. अगर मुझे पब्लिक के पास जाना है तो लॉ बोलता है प्रोस्पेक्टस लगेगा. लेकिन आजकल पूरा प्रोस्पेक्टस कौन पढ़ता है. तो किसी ने मुझे आइडिया दिया कि मैम आप अब्रिज्ड वर्जन ले आओ, समरी वर्जन ले आओ. उसमें आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लिख देना. तो मैंने लिख दिए. फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ चेंजेस या ऑल्टर करना हो तो बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो ऑल्टर. लेकिन एक बार आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया ना, तो फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. अगर कुछ गलती हो गई तो एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा. इसीलिए गलती नहीं होनी चाहिए. तो आप रूल्स बना लो मैम. आप अपने आर्टिकल्स में लिख के रूल्स बना लो. आर्टिकल्स बनाने के टाइम बहुत काम रहता है ना, तो अपने एसोसिएट को बुला लो. वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ और उसे काम करने की पूरी अथॉरिटी दे दो. फिर आप फ्री हो जाओगे. तो इस तरीके से सारे जो क्लॉजेज हैं वो आप लर्न कर सकते हो. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. आजकल पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने का टाइम किसके पास है. सो अ समरी वर्जन इज नोन एज एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. तो उस कंपनी खुद से समरी बना ले, नहीं ऐसा नहीं है. अगर कंपनी के ऊपर छोड़ दिया ना, तो वो तो वही इंफॉर्मेशन लिखेगी जो उसके फायदे में है. तो इसीलिए हम बोलते कंपनी तू दिमाग मत लगा, सेबी आप बताओ. तो सेबी बताएगा कि ऐसे कौन से फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस हैं जो आपको अब्रिज प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करने हैं. सो अब्रिज प्रोस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम. क्योंकि ये रफ है ना, इनकम्प्लीट है. इट्स अ मेमोरेंडम containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI. तो SEBI बताएगा कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर लिखने चाहिए. तो वो सब हम इंक्लूड करेंगे. मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम 500 पेज का प्रोस्पेक्टस था, उसको अब्रिज्ड वर्जन में आपने 8 पेज का कर दिया. Accounting standards, ICAI only recommends the accounting standards. These accounting standards are then examined and and recommended by NFRA. So ICAI will only recommend these accounting standards to NFRA. NFRA फिर उनको सबको examine करेगा and they will further recommend that to the central government. Central government will then prescribe those accounting standards in consultation with NFRA. और मैंने आपको बताया था कि सेम प्रोसीजर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी अप्लाई होगा. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ICAI recommends the auditing standards to NFRA. NFRA फिर वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को एग्जामिन करके फिर आगे रेकमेंड करेगा to the central government. Central government will then prescribe the accounting standards, the auditing standards in consultation with NFRA. फिर हमने डिस्कस किया था ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन क्या होता है. AOS ऑल्ट्रेशन मतलब या तो आप कुछ उसमें ऐड कर दो या फिर कुछ निकाल दो, ओमिट कर दो.
या कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये निकाल के कुछ और डाल दो। तो क्या था वो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो आपने कुछ ऐड कर दिया या निकाल दिया, मतलब ओमिट कर दिया, या फिर कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज नोन एज अल्ट्रेशन। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स में लिखा होता है कि कंपनी वो काम जो मेमोरेंडम अलाउ कर रहा है उसको कैसे करेगी, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस। इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, कंपनी के खुद के रनिंग के लिए ही बनाया होता है। आर्टिकल्स में वो आएगा जो आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी को दिया था ना, दैट इज ऑल्सो आर्टिकल्स। लेकिन कंपनी कितनी डायनामिक है ना, तो वो तो चेंज करती रहती है। दैट अमेंडेड आर्टिकल्स इज ऑल्सो आर्टिकल्स। आप ये नहीं बोल सकते मैम आर्टिकल वर्ड यूज किया है ना, मतलब कि जो मैंने ओरिजिनली फाइल किया होगा वो होगा, नहीं नहीं। जहां पर भी एक्ट में आर्टिकल वर्ड यूज किया है तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। जो आपने ओरिजिनली फ्रेम किया था वो, फिर जो ऑल्ट्रेशन करते गए, दैट इज ऑल्सो द आर्टिकल्स। मैम मेरे तो आर्टिकल्स है ही नहीं। So then in that case, the model articles will be considered as articles of the company. तो जो टेबल F है, डिपेंडिंग टेबल F, G, H, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, वो मॉडल आर्टिकल्स हम अप्लाई कर देंगे। तो आर्टिकल्स वर्ड एक्ट में कहीं पे भी कैसे भी यूज किया गया हो, उसका मीनिंग यही रहने वाला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेफिनेशनल क्लॉजेज ना। डेफिनेशनल क्लॉजेज क्या बोलते हैं कि एक्ट में कहीं पे भी वो वर्ड यूज किया गया है, उसका मीनिंग तो यही है। सो वन स्टैंडर्ड मीनिंग विल बी अप्लाइड टू ऑल द वर्ड्स वेन एवर यूज। ओके, तो ये अब्रिज प्रोस्पेक्टस एक्ट में कहीं पे भी यूज हो, यही उसका मीनिंग है। एसोसिएट कंपनी मैंने होल्ड पे रखा था। देन लेट अस डिस्कस द ऑडिट, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो गया रिवाइज। Authorized capital is the maximum amount of capital that the company is authorized to raise for the time being in force. And then we had discussed the meaning of board of directors या फिर simply the board. बोर्ड मतलब मैम किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ स्टडीज की बात हो रही है या फिर बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, या फिर आप किसकी कौन से बोर्ड की बात कर रहे हो? तो लॉ कितना स्पेसिफिक है देखो। इन रिलेशन टू अ कंपनी, हम ऐसे ही रैंडमली किसी की बात नहीं कर रहे हैं। इन रिलेशन टू अ कंपनी, ये फिल्म सर्टिफिकेशन वाला बोर्ड नहीं है, ये कंपनी से रिलेटेड बोर्ड है। तो बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसको लर्न कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बार बार रिपीटेडली बोल बोल के ही आप इसको लर्न करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? In relation to a company, it is the collective body of directors of the company. It's a collective body of the directors of the company. Board in relation to a company means a collective body of the directors of the company. तो इस तरीके से एक्शन यूज करके और बार बार बोल बोल के आपको ये लर्न करना है। आई थिंक हमने यहां तक ही किया था, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन। अब अगर किसी लेमैन को आप बोलोगे ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर किसी लेमैन को बोलोगे ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो यही बोलेगा सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि उसको यही पता है ना। तो एक लेमैन की लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट प्लीज लिखो हाँ मेरे साथ में। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। कॉर्पोरेट वर्ड ही वो हमको इंप्रेशन देता है, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हमने एक क्लोक दिया है, क्लोथ किया है विद लीगल पर्सनैलिटी, इसीलिए उसको बॉडी दे दी है, शेप दे दी है हमने। अच्छा मैम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़े हम? अब मैंने ना एक आपके लिए चार्ट बनाया है यहाँ पर, उससे ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे। हमने कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट,
ये 2 वर्ड्स सुने होंगे और उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, मैम कंपनी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? आपने तो अभी लिखवाया दैट बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। वो तो कंपनी का भी है ना। तो इट्स द सेम, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट तो सेम ही होगा ना, बिकॉज़ कंपनी आल्सो हैज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस। नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है अभी वो सीख लेते हैं। तो मैम ये अभी कब काम में आने वाला है? आगे जाके ना आपको एक्ट में बहुत जगह पे वो लोग बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड देंगे, कंपनी वर्ड देंगे, इट इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे लिखा होगा। अगर आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता, बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग अच्छे से नहीं पता, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो प्रोविजन एग्ज़ैक्टली बोल क्या रहा है। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंपनी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ओके, कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है। जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है उसी को हम कंपनी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है। बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें आती हैं, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया as well as company incorporated outside India। एक बार फिर से, बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है जिसमें दो चीजें आती हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज वेल एज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ऐसा क्यों? ये जो कंपनी वर्ड है ना, हमारी कंपनीज एक्ट में, मैं सिर्फ कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। कंपनीज एक्ट में जब भी कंपनी वर्ड यूज किया जाएगा, देखो डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि अगर ये वर्ड आपको एक्ट में कहीं पे भी मिल रहा है तो उसका यही मीनिंग देना है आपको। तो लॉ क्या बोलता है कि एक्ट में आपको कहीं पे भी कंपनी वर्ड दिखाई देगा ना, तो उसका क्या मीनिंग है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कंपनी की डेफिनेशन में? कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated in India or company incorporated under this act or any previous कंपनी लॉ। ये पढ़ा था ना हमने। तो जहां पर भी कंपनी वर्ड यूज किया गया है तो उसका मीनिंग है कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज 2013 एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इसका मतलब है एक्ट में जहां पर भी कंपनी वर्ड यूज किया है ना, इट मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लेकिन एक्ट में जहां पर भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया है तो बॉडी कॉर्पोरेट बहुत ही वाइड हो जाता है। इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज वेल एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो अब एक स्टेटमेंट बोलती हूं आपको, आप ये सोचो ये सही है कि गलत है। All companies are body corporates, but all body corporates are not companies। सही है कि नहीं? खुद से पढ़ो। All companies are body corporates। हाँ, सारी कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन तो हैं, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। क्योंकि कंपनी में तो वही आता है ना जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। बॉडी कॉर्पोरेट में इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड की गई कंपनीज और आउटसाइड इंडिया दोनों आ जाएगा। तो all the companies are body corporates, they are separate legal persons, but all body corporates are not companies, क्योंकि कंपनी में वही कंपनी आएगी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। क्योंकि डेफिनेशन एज गिवन इन द एक्ट वेरी क्लियरली सेज कि हमारे लिए कंपनी वर्ड मतलब अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, ओके।
आई एम वेरी श्योर आपने ये लिख ही लिया होगा। मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी तो नहीं लिखा है तो मैं रुकती हूँ, जल्दी फटाफट अपने नोटबुक में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी एक स्टेटमेंट लिख लेना। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। आपको कंपनी वर्ड यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंटरप्रेट करना है। ये एक्चुअली में तो एक्स्ट्रा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्पस विच मीन्स बॉडी। इट्स अ लीगल पर्सन, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इट्स अ लीगल पर्सन, इट हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस, आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। It is not created by natural birth, it is by a process other than natural birth। मतलब आपको कंपनी को फॉर्म करना पड़ता है, बॉडी कॉर्पोरेट को फॉर्म करना पड़ता है। इट डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, अब ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो, what is a company and how is it different from body corporate? हमेशा कंपनी को कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द एक्ट। और ये सब सेक्शन कैसे सॉरी, ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी को कैसे डिफाइन करता है? Company means a company which is registered under this act, that is the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो मैंने ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया है। हमारे लिए कंपनी का वो मतलब है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया एंड ऑल्सो हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, उसे कंपनी माना जाता है एज पर द एक्ट। कि आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में है तो आप कंपनी हो। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? अभी कुछ मत लिखो, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट इज जस्ट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन फर्स्ट लेक्चर में लिया था जब मैं आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी कि कंपनी क्या है। इट इज नथिंग बट एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। जब वो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं देन इट बिकम्स अ कंपनी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं बिकॉज इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्संस, दे कैन मेक अ कंपनी एंड एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। It is an association of persons having the following characteristics। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ बिकॉज इट डजंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। आपको इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इट हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस, perpetual succession, common seal, it has the capacity to sue, it can be sued। ये तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कंपनी के ही लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी ना। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थोड़ी सी वाइड है। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन includes a company incorporated outside India। इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। मैम, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट इज अंडरस्टूड दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये डेफिनेशन मीनिंग नहीं बता रही है, ये इंक्लूड कर रही है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगा। भी ना, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है, साथ में इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन
ये सब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी registered under any law relating to the cooperative societies। मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं आएगी? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना जनरली नॉन प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है। जैसे आपकी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका एम है मेंबर्स से थोड़ी सी मेंटेनेंस लो और सोसाइटी को मेंटेन करो। कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है लोग। तो फिर लॉ बोलता है कि इसके लॉज आप अलग बनाओ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉज अलग हैं। इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में कवर्ड है। अब कंपनीज एक्ट मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग हो गई ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहां पर मत इंक्लूड करो क्योंकि उनका एम अलग है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका एम है कि भाई हम लोगों को क्रेडिट दें, कम रेट पे दें, गरीब लोग हैं, इनको हम क्रेडिट दें ताकि ये रिक्शा वगैरह ऐसे कुछ खरीद सके, अपना लाइवलीहुड बना सके। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोगों के फायदे के लिए, फार्मर्स अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं फार्मर्स के फायदे के लिए। तो इनका एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है जैसे कंपनी का है, इसीलिए इनको ये डेफिनेशन से हमने निकाल दिया है। ये लॉजिक है इसके पीछे। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इधर डेफिनेशन में से निकालना चाहती है, तो हमने उनको पावर देके रखी है कि भाई तुम्हारे पास पावर है कि तुम ये डेफिनेशन में से उसको निकाल सकते हो। सो दिस एक्चुअली वाइडन्स द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन कि कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को निकालना होगा तो वो भी कर सकते हैं। In short, a body corporate includes all the companies, whether incorporated in India or outside India, but it does not include a कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी स्टूडेंट को ये लर्न करने में दिक्कत आती है तो मैंने उसके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि भाई ये लर्न करो, इसको फिर आप अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब ये जो पेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे हमको क्या समझ में आता है कि कंपनी is the one defined in the Companies Act Section 2 Clause 20, which means a company which is incorporated in India and having a registered office in India. That is the meaning of the word company. लेकिन body corporate एक बहुत ही wide term है. It includes companies incorporated in India or as well as outside India. Definition is given under Section 2 Clause 11 of the Act, which says that body corporate includes a company incorporated outside India. It's an inclusive definition। इसका मतलब है कि जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया है वो भी इस डेफिनेशन में आएगी। भी का मतलब है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, वो अपनी अलग एक्ट से गवर्नड है। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। Body corporate is a very wide term as compared to a company. Company word में includes only those entities which are registered in India, but body corporate includes everything companies registered in India as well as outside India। मैंने आपको examples भी दिए हैं। Reliance Industries, Tata Steel, Infosys, they are all companies because they are incorporated in India। Alphabet Inc, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैम क्या हम इसे फॉरेन कंपनीज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो। फॉरेन कंपनीज बोल सकते हो बिकॉज दे आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लेकिन मैम हमने, आपको याद है फाउंडेशन में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया थे, फिर हम उसको कंपनीज एक्ट में क्यों पढ़ रहे थे? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखो, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं बिकॉज दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वहां पर आप इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि अगर ये ऐसी कंपनी है विच इज ऑल्दो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तब उनको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, इसीलिए हम वहां पर उसको पढ़ रहे थे। अब अल्फाबेट इंक, ये तो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, तो इसे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो इसे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। मैम फिर ये इंडिया में कैसे प्रेजेंट होती हैं?
आप बोल रहे हो कि अगर ये इंडिया में प्रेजेंट होंगे तो इनको एक कंपनीज एक्ट अप्लाई कर, तो ये इंडिया में कैसे प्रेजेंट होती है? फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हो सकती है। एक और तरीका है, बताती हूँ आपको। अगर ये अपनी सब्सिडरीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लें, जैसे गूगल ने किया है, उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है। अल्फाबेट इंक तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी सब्सिडरी इंडिया में प्रेजेंट है। कैसे? गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये अगर सब्सिडरी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, मैम इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो हम इन्हें कंपनी मान लेंगे क्योंकि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। However, subsidiary of such companies, if incorporated in India, shall be called company as per the Companies Act. गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये अल्फाबेट इंक जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी सब्सिडरी है, जो अब ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड मतलब हम इसको कंपनी मानेंगे, इसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। पेप्सिको, इन पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो ये कंपनी है, इसे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब वीडियो पॉज, वीडियो क्या पॉज कर रहे हैं, अब ये लिख लो फटाफट चलो। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो फिर पॉज करके लिख लेना। लिखो, आई विल वेट। अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये आई होप आपने लिख लिया है। यस, ये लिख लिया है ना? इसको भी लिखो। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया है, एक बार चेक कर लो। लेट अस कंटिन्यू। So that was the meaning of body corporate. So body corporate includes a company incorporated outside India, but it does not include, तो ये एक inclusive definition है, but it does not include a cooperative society registered under any law relating to the cooperative society or any other body corporate notified by the central government. That is clause 11. क्लॉज 12 की तरफ आ जाते हैं। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये अकाउंट्स ऑफ कंपनी में रिपीट होगा। ये डेफिनेशन वहां पर आएगी व्हेन वी स्टडी द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, चैप्टर 9। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक एंड पेपर, या फिर बुक और पेपर? दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, कुछ फर्क नहीं है, आप बुक एंड पेपर बोलो या बुक और पेपर बोलो। अब कंपनी को बुक्स तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं ना, तो ये बुक एंड पेपर अगर कहीं पे लिखा है एक्ट में, तो वो क्या बोलना चाहते हैं? एक्ट क्या बोल रही है बुक एंड पेपर लिख के? उसमें क्या आएगा? व्हाट इज इंक्लूडेड? इट इंक्लूड्स बी डी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निमोनिक याद रखेंगे? बी डी स्क्वायर वी डब्ल्यू एम। ओके, वापस बताती हूँ, बी डी स्क्वायर वी डब्ल्यू एम। ठीक है, बी डी स्क्वायर वी डब्ल्यू एम। तो इसमें क्या आएगा? जब भी बुक्स एंड पेपर्स ऐसा आप कहीं पे भी लिखा हुआ देखोगे, उसमें आ जाएगा बी फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डी फॉर डीड्स, डी फॉर डॉक्यूमेंट्स, वी फॉर वाउचर्स, डब्ल्यू फॉर राइटिंग्स, एम फॉर मिनट्स एंड रजिस्टर्स। ठीक है, बी
for books, D for deeds, D for document, V for vouchers, W for writing, M for minutes and registers. ये आप फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करो, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पेपर पे मेंटेन करो या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, वी आर ओके विद इट। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये बुक्स कैसे मेंटेन की जाएंगी? आप टैली यूज कर लो, सॉफ्टवेयर आते हैं, जोहो बुक्स करके सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है। आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लो आपके बुक्स, या आप पेपर पेन मतलब फिजिकली मेंटेन कर लो, वी आर ओके विद इट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज डिस्कस्ड इन क्लॉज 13। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? आप ये 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? याद है आपने 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक, बैंक बुक ये सब पढ़ा था, सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, उसको याद करो और फिर ये डेफिनेशन पढ़ो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स, मैम कहीं पे मीन्स वर्ड यूज किया होता है, कहीं डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड यूज किया होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? द वर्ड मीन्स एक्चुअली डिफाइंस द वर्ड। ओके, इट एक्चुअली मतलब एक्चुअली डिफाइंस, एक्सप्लेन्स द मीनिंग। तो वो मीनिंग बता रहा है उस वर्ड का, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मीन्स। लेकिन अगर इंक्लूड्स वर्ड यूज किया गया है, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव मतलब कि ये तो आएगा, इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, हाँ, फिलहाल तो ये इंक्लूड है। तो ये काफी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स मतलब ये तो आएगा, इसके अलावा भी कुछ और आप डाल सकते हो। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत एग्जॉस्टिव है। अच्छा, अभी इसमें क्या आएगा? ऑल द सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड स्पेंट। तो इसके लिए आप कौन सी बुक बनाते हो रिसीव्ड ऑफ मनी और वो रिकॉर्ड करने के लिए? कैश बुक, बैंक बुक। यस, आपको चाहिए तो आप यहां पर लिख सकते हो कैश या फिर बैंक बुक, मेरे साथ ही लिखो। हम क्या मेंटेन करेंगे? कैश या फिर बैंक बुक। अच्छा, सेल और परचेज के लिए आप क्या रिकॉर्ड करते हो? सेल और परचेज आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स बुक, परचेज बुक। यस, सेल्स बुक, परचेज बुक बनाते होगी। रिटर्न्स भी आते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो इसके साथ ही है। अच्छा, आप एसेट और लायबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो बताओ? जर्नल में। यस, तो आप जर्नल भी बनाते हो। हाँ, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आप यहां पर सिर्फ लिख दो कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में है, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये सेलिंग प्राइस कैसे अराइव किया। आप अगर बोल रहे हो कि आपके गुड्स का प्राइस होना चाहिए 1350, ये इसका एमआरपी है, तो आपको ये कैसे आया? आपने कुछ कॉस्ट निकाली होगी ना इसकी, तो आपने कुछ कॉस्ट निकाली होगी, उसमें आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो जाके आपको ये एमआरपी मिला ना। तो हमको जानना है कि ये कॉस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया, आप बताओ आपकी कॉस्ट क्या है। तो कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज हैं जिन्हें ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, एंड दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 148। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बुक्स। तो क्या आएगा इसमें? वो बुक्स जिससे मुझे कैश की इंफॉर्मेशन मिलती है, सेल एंड परचेज, एसेट एंड लायबिलिटी
and certain companies are also required to maintain cost records. ये हम लर्न भी कर लेंगे और आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 9। ब्रांच ऑफिस क्या होता है? इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मेरा कीवर्ड है। इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज सच बाय अ कंपनी। मतलब कंपनी बोलती है ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, हम मान लेंगे। कंपनी इसको डिस्क्राइब कर रही है कि इस ये मेरा ब्रांच ऑफिस है। कंपनी ने खुद ही बताया ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस, दैट्स अ ब्रांच ऑफिस। कॉल्ड अप कैपिटल क्लॉज 15 में डिफाइंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? सच कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। कॉल्ड मतलब अगर आपका फेस वैल्यू 10 है, आपको पैसों की जरूरत थी, कॉल करो। मैंने कॉल किया 6 रुपीज, जो रह गया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल 4 रुपीज। कंपनी इससे ज्यादा तो नहीं मंगवा सकती क्योंकि इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना फेस वैल्यू उतना ही मंगवा सकते हो। अब कब कॉल करना है, कितना कॉल करना है, एवरीथिंग इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कब बुलाना है, कितना बुलाना है, दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ये हो गया मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। आपने देखा होगा हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इन सब पे कभी क्वेश्चन आते नहीं हैं। हाँ, ये डेफिनेशन मुझे लर्न करनी है तो यहाँ पर लिख दो लर्न। लेकिन ना मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं कवर करी क्योंकि एक पूरा चैप्टर है ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करेंगे ना तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब सिर्फ हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज एक्चुअली मीन्स सिक्योरिटी। ओके, चार्ज मीन्स सिक्योरिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी बैंक के पास चली गई। कंपनी ने बैंक से कहा बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक बोलता ठीक है दे देंगे लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी ने कहा ठीक है आप मेरे लैंड पे मुझे लोन दे दो। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, आप कुछ भी गिरवी रख के, मैम डेटर्स पे भी लोन मिलता है? हाँ, दैट इज द मनी विच आई एम गोइंग टू रिसीव ना, उस पे भी लोन मिलता है। कोई भी एसेट ले लो, प्लांट, मशीनरी, ओके, लैंड, बिल्डिंग, इन पे लोन मिलता है, स्टॉक, इस पे लोन मिलता है। तो हमने बैंक से कहा कि आप मुझे लोन दे दो और ये एसेट रख लो एज सिक्योरिटी। जब आपने वो एसेट दिया है ना एज सिक्योरिटी, इट मीन्स अ चार्ज इज क्रिएटेड। चार्ज इज क्रिएटेड। ओके, तो मैम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? इतना सिंपल है कि ये चार्ज है, ये सिक्योरिटी, इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि लॉ बोलता है दैट एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। तो अगर आपको मैं रजिस्ट्रेशन करवा रही हूं तो मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना कि इसको चार्ज बोलते हैं, जाओ इसको रजिस्टर करो। इसीलिए चार्ज को हमने डिफाइन किया है। सो चार्ज इज डिफाइंड बिकॉज एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो इसीलिए उसको डिफाइन किया कि भाई इसको चार्ज बोलते हैं, जाओ इसको रजिस्टर करो आरओसी के पास में। मैम क्यों करना पड़ता है रजिस्टर? और आप बोल रहे हो हर चार्ज को रजिस्टर करो, मतलब लाइक क्यों करना पड़ता है? एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर कंपनी ने बैंक ए को ये एसेट दिया था एज सिक्योरिटी और लोन ले लिया। अब कंपनी कुछ महीनों बाद बैंक बी के पास गई और बोलती है बैंक बी मुझे लोन चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने बैंक ए को प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में लोन लिया था। वही सेम प्लांट एंड मशीनरी हम बैंक बी को भी दे रहे हैं। अब अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक ए बोलता है अरे मेरा लोन रीपे नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी बेच के मुझे पैसा चाहिए। बैंक बी बोलता है मेरा भी लोन रीपे नहीं हुआ, प्लांट एंड मशीनरी बेच के मुझे मेरे पैसे वापस करो। दोनों झगड़ा कर रहे, ये प्लांट मेरा है, ये मेरा है।
आपको नहीं लगता झगड़ा हो सकता है? ये बोलते हैं नहीं ये प्लांट एंड मशीनरी मेरी है, ये बोलते हैं नहीं मेरे को सिक्योरिटी के तौर पे दी है। तो लॉ बोलता है कि ये सब अवॉइड करने के लिए जैसे ही कंपनी तूने चार्ज क्रिएट कर दिया, जाके उसको रजिस्टर कर। एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब कंपनी बी तू लोन देने से पहले ये वेरीफाई कर ले कि वो एसेट फ्री है या ऑलरेडी एनकम्बर्ड है, मतलब किसी और को चार्ज पे दिया हुआ है। कंपनी बी तेरी सॉरी बैंक बी ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे चेक करना है। मैम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि चार्ज रजिस्टर्ड है विद आरओसी, तो ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जाओ आरओसी से ये इंफॉर्मेशन मांगो, चेक करो प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर चार्ज क्रिएटेड है तो बैंक ए हैज इज नोन एज द फर्स्ट चार्ज होल्डर। अगर रजिस्टर्ड है तो यू आर सेकेंड चार्ज होल्डर। फर्स्ट चार्ज होल्डर विल हैव प्रायोरिटी ओवर द सेकेंड, तो तू उस हिसाब से लोन देना। फिर अगर सपोज ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बैंक बी को कभी भी पता नहीं चलेगा कि बैंक ए के पास ऑलरेडी ये प्लांट एंड मशीनरी दी हुई थी एज सिक्योरिटी, मैं तो सेकंड चार्ज होल्डर हूं। तो अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इसको कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो कंपनी से पूछेगा, कंपनी तो झूठी बोलेगी ना। तो हमने बोला एवरी चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो इसने जैसे ही एसेट को एज सिक्योरिटी लिया था, इससे जाके चार्ज रजिस्टर करवा लिया या कंपनी को बोला तू रजिस्टर कर। फिर बैंक बी लोन देने से पहले ये चेक करेगा, अरे ये प्लांट एंड मशीनरी तो ऑलरेडी बैंक ए को दी हुई है सिक्योरिटी, मैं तो सेकंड चार्ज होल्डर बन जाऊंगा, मैं उस हिसाब से ही फिर लोन दूंगा, या तो मैं लोन दूं ही नहीं, मैं उससे फिर कोई और सिक्योरिटी मांगूंगा। तो इनको हेल्प करने के लिए और झगड़ा अवॉइड करने के लिए हमने बोला चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको चार्ज डिफाइन भी करवाना पड़ेगा, इसीलिए डेफिनेशन दी हुई है। अब चार्ज का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स, वर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं, इंटरेस्ट और लीन, और यहाँ पर एक फ्रंट स्ट्रोक डालो, फ्रंट स्ट्रोक, क्योंकि दिस इज वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, ये आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और लीन किस पे क्रिएटेड है? क्रिएटेड ऑन, अलग इंक यूज करना, क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द, क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स, यहां पर एक फ्रंट कर दो। किसके प्रॉपर्टी किसके एसेट पे क्रिएट किया है? आइदर कंपनी और अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब एक ऐसा बिजनेस जहां पर कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है, तो इस कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है मतलब वो एसेट इसी के पैसे से परचेज किया ना, इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पे दिया जा सकता है। अब मैंने इनको 25 लाख दिए थे, उसी में से इन्होंने ये मशीनरी खरीदी है, तो ये कंपनी अपने अंडरटेकिंग के एसेट पे भी लोन ले सकती है। ठीक है, या तो दोनों पे भी लोन मिलता है आपको, दोनों के एसेट्स पे। हमने इसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। एंड चार्ज ऑल्सो इंक्लूड्स मॉर्गेज। मॉर्गेज जो वर्ड है ना, जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि चार्ज मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि मॉर्गेज को भी चार्ज ही माना जाएगा। आपने अगर अपने लैंड, बिल्डिंग, इन पे लोन ले लिया है, तो ये तो मॉर्गेज हुआ ना, लैंड इट्स इमूवेबल ना, तो मॉर्गेज को भी हम चार्ज ही मानेंगे। जाओ जाके रजिस्टर करो। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैम सिर्फ मूवेबल पे ही चार्ज क्रिएटेड होता है ना, तो वो ही रजिस्टर करेंगे। इमूवेबल आपने लिखा ही नहीं है तो वो नहीं, हम सब कुछ डाल रहे हैं कि मॉर्गेज को भी चार्ज ही माना जाएगा। जाओ जाके रजिस्टर करो। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक, डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग, इमूवेबल, ये सब चार्ज की डेफिनेशन में आ जाएगा। जाओ रजिस्टर करो। मैम ये इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अब मान लो कंपनी ने लोन रीपे ही नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा? बैंक ये एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। बैंक का इस एसेट में इंटरेस्ट है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि अगर कल को कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, मैं उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर लूंगी, तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें। फिर मैम ये लीन वर्ड क्या होता है? आपको याद है हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था ये वर्ड लीन। देखो, लीन तभी क्रिएट होता है जब वो चीज आपके पोजेशन में हो। मान लो कि हमने बैंक को ना प्लांट एंड मशीनरी नहीं दी थी, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना,
हमने उनको स्टॉक दे दिया था, ठीक है, फिजिकली जाके हमने स्टॉक बैंक के गोडाउन में रखा, बैंक के पास स्टॉक का पोजेशन आ गया, पोजेशन आ गया तो वो पोजेशन अपने पास ही रखेंगे जब तक लोन रिपे नहीं हो जाता। यू आर एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन, ठीक है। तो इंटरेस्ट वर्ड तब यूज किया जाएगा जब वो चीज आपके पोजेशन में नहीं है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है। लीन तभी यूज किया जाएगा जब वो चीज आपके पोजेशन में, तो यू कैन रिटेन। लीन का क्या मतलब होता है? टू रिटेन ना। लीन का मतलब होता है टू रिटेन द पोजेशन। तो रिटेन तो तभी करोगे ना जब चीज आपके पोजेशन में है, ठीक है। तो हमने या तो इंटरेस्ट या तो लीन दिया है ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ आइदर कंपनी और अंडरटेकिंग। ऐसा बिजनेस जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके एसेट पे भी लोन मिलता है, या तो फिर दोनों के एसेट्स पे लोन ले लो। मैंने उस एसेट को एज अ सिक्योरिटी दिया है और मॉर्गेज वर्ड को भी चार्ज की डेफिनेशन में डाला गया है। जाओ जाके रजिस्टर करो। ओके, आ जाते हैं क्लॉज 17 पर, फिर पूरा एक रिकैप करेंगे। अच्छा, मैंने तो सी स्टार्ट कर दिया डेफिनेशन और मैंने आपको स्टोरी नहीं दी ना इसकी। बताती हूँ, थोड़ी देर में स्टोरी भी बताती हूँ। मैंने बी की स्टोरी बताई थी, आपको सी की तो बताई नहीं थी। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, any chartered accountant means a person has defined in the Chartered Accountancy Act who holds a valid certificate of practice, COP बोलते हैं इसको, certificate of practice। अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मतलब आपका प्रैक्टिस है, आप क्लाइंट्स लेते हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, सीओपी बोलते हैं उसे। जो कॉर्पोरेट में काम करता है उसके पास सीओपी नहीं होता है, क्योंकि वो या तो तुम प्रैक्टिस करो या तो कॉर्पोरेट में काम करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन में वो आएगा जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो इधर नहीं आएगा। सीईओ क्या होता है? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीईओ, एनी पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच। डेजिग्नेटेड, अच्छा, ये एक ऑफिसर है। मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। सीईओ, मैम ये कौन है? ये एक ऑफिसर ऑफ द कंपनी है। मैम ऑफिसर ऑफ द कंपनी क्या होता है कि ये एक कंपनी का आप एम्प्लॉय बोल लो, या फिर ये कंपनी के लिए काम करता है एज अ मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये काम करता है, उसका मीनिंग होता है ऑफिसर। आगे इसकी डेफिनेशन है। ओके, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन द वर्ड ऑफिसर। क्योंकि ऑफिसर वर्ड को क्यों डिफाइन किया? बिकॉज ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ना, तो उसके लिए पहले ऑफिसर को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर इज समवन हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द कंपनी, ठीक है। उसकी कोई डेजिग्नेशन है कंपनी में। एनी ऑफिसर, आप इधर एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऑफिसर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैनेजर, डायरेक्टर, एक्सेट्रा, ये लोग सब ऑफिसर हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी ऑफिसर माना जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज समवन हु इज डेजिग्नेटेड एज सच। डेजिग्नेटेड का मीनिंग क्या होता है कि ऑफिशियली उसको टाइटल दिया गया है। डेजिग्नेटेड का मीनिंग लिखो, ऑफिशियली गिवन अ टाइटल। वो ना छोटे लेवल, मैनेजर लेवल से स्टार्ट हुआ था, ऊपर 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 जाके अब वो सीईओ बन गया है। सीईओ इज समवन जो पूरे कंपनी को मैनेज करता है। एग्जीक्यूटरी रोल उसके पास है। एग्जीक्यूशन मतलब कि काम करना, करवाना, काम करना और करवाना। ओके, तो ये ऑलरेडी शायद मैनेजर या फिर डायरेक्टर था, लेकिन इतने अच्छे से काम करता है ना कि मैंने उसको तो प्रमोशन करके सीईओ बना दिया। ही हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच, मतलब मैंने उसको टाइटल दे दिया। तो है वो कंपनी का ही बंदा जिसको अब मैंने टाइटल दे दिया कि तू सीईओ है।
फिर सीएफओ क्या होता है? ये फाइनेंस इंचार्ज रहता है। सीएफओ ही इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीएफओ के लिए कंपनी में एज एन ऑफिसर काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप बाहर से भी किसी को सीएफओ ला सकते हो कि आई एम नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, क्योंकि मुझे कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैं कंपनी का सिर्फ फाइनेंस संभालती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि कंपनी जो खर्चा कर रही है, वो करना चाहिए या खर्चा कैसे बचाना चाहिए, ये सब मैं करती हूँ। मुझे कंपनी में बैठ के ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एज़ एन ऑफिसर, एज़ एन एम्प्लॉयी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा है पर्सन, ऑफिसर नहीं लिखा है। आपने दोनों में नोटिस किया, यहाँ पर ऑफिसर लिखा है, यहाँ पर पर्सन लिखा है। वो ऑफिसर है, ये पर्सन है, ठीक है? ही इज अपॉइंटेड एज अ सीएफओ, इसको हमने अपॉइंट किया है, तू सीएफओ है आज से, ओके? तो अपॉइंटेड का मीनिंग क्या होता है? मैं फिर आपको ना दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी। यहाँ पर इसको ऑफिशियली टाइटल दिया था मैंने, यहाँ पर यू आर ऑफिशियली प्लेसिंग अ पर्सन, ऑफिशियली प्लेस अ पर्सन इन दैट पोजीशन या रोल, ठीक है? यहाँ पर मैंने उसको टाइटल दे दिया है कि भाई तू मैनेजर तो था, तू सीईओ का रोल ले लेना, तू उसका, तेरे को मैंने वो टाइटल दे दिया। तू वैसे भी इतने सालों से तो तू ही कंपनी चला रहा है ना, तो तू अब वो टाइटल ले ले सीईओ। मैम ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने उसको टाइटल दे दिया? अरे हम शार्क टैंक जाने वाले थे और शार्क टैंक में तो पूछते हैं ना आपका सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है? कोई नहीं है। अरे तू ही करता धरता है यार, तू कितना संभाल रहा था कंपनी को, तू ले ले ये टाइटल, तू सीईओ है आज से, ठीक है? तो इसके लिए उसको मैंने टाइटल दे दिया कि तू काम ही वो कर रहा है, तो तेरे को एक डेजिग्नेशन दे देते हैं। और ये हो गया सीएफओ, क्योंकि फाइनेंस संभालता है, तो उसको अपॉइंट किया गया, भाई तू फाइनेंस संभालने के लिए तेरे को अपॉइंट किया हमने। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी को डिफाइन करता है, ये तो हमारी फेवरेट डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस मतलब 2013 एक्ट, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे 1956 एक्ट हो गया, 1913 हो गया, 1882 हो गया, एक्सेट्रा। आप इनमें से कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट किए गए हो, भाई साहब आपको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरे लिए तो 1956 एक्ट ही फायदेमंद है, मैं तो उसी से गवर्न हूँ। कंपनी वर्ड में सब आ जाएंगी, जो पहले इनकॉर्पोरेट की गई थी वो भी कंपनी है, उनको एक्ट अप्लाई करेगा। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस सब 2013 एक्ट के पहले इनकॉर्पोरेट किए गए थे, भाई तुमको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? क्लॉज 21। सी एंटर लेवल में ना वो लोग इन सब पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, हमने पढ़ा तो था पहले। आपको याद है मैंने फाउंडेशन में, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको फाउंडेशन में ना ये चार्ट लिखवाया था, आपके पास होगा, देखो काम का है कि नहीं। तो मैंने आपको ये चार्ट लिखवाया था, यही चार्ट आप वापस रेफर करेंगे। लाइबिलिटी, देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही रहती है। कंपनी ये नहीं बोल सकती नहीं बस मैं इतना ही लाऊंगी, मैं और नहीं दे सकती, नहीं तुमको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, वो बोलेगा भाई जितना फेस वैल्यू उतनी ही मेरी लायबिलिटी, मैं 1 रुपया अपने पर्सनल फंड्स से नहीं लाऊंगा। माय पर्सनल एसेट्स आर नॉट लायबल, लिमिटेड का यही मतलब होता है। तो लायबिलिटी की जब भी हम बात कर रहे हैं ना, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, उसकी तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहती है। वी आर डिस्कसिंग लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अच्छा,
अगर हम कंपनी की लायबिलिटी सॉरी मेंबर की लायबिलिटी की बात करें, इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब मेंबर उतनी ही है जितना शेयर का फेस वैल्यू। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर फेस वैल्यू 10 है, पेड अप 6 है, तो बस 4 रुपीज ही तेरी लायबिलिटी, बैलेंस जितना है उतनी तेरी लायबिलिटी। इफ यू आर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मतलब मेंबर्स ने गारंटी दी है कि वाइंडिंग अप पे हम इतना पैसा लेकर आएंगे। मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही क्योंकि हम ऑलरेडी ये फाउंडेशन में कर चुके हैं। अमाउंट इज सॉरी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। ये गारंटी का अमाउंट कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यहां पर भी दो टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसमें शेयर कैपिटल है, तो आपकी दो लायबिलिटीज हैं। वन इज द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एंड अदर इज द अमाउंट ऑफ गारंटी। जो शेयर वाला अमाउंट है ना, वो आप कभी भी रिकवर कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लेकिन जो गारंटी का अमाउंट है वो आपको वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा। लेकिन मैम मैं एक ऐसी गारंटी कंपनी हूं नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर आपकी एक ही लायबिलिटी है, द अमाउंट ऑफ गारंटी विच यू विल गेट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हाँ मैम, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी होती है, वो भी यहां पर ही लिख लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब क्या? अनलिमिटेड डजंट मीन कि आपकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम you get to enjoy limited liability. It's only at the time of winding up that the liability becomes unlimited. देखा जाएगा ना, वाइंडिंग अप पे देखेंगे हम। अभी तो लाइफ टाइम में लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय करने मिल रहा है ना, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर्स में आपकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना भी अनपेड है उतनी आपकी लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी में इट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी जो वाइंडिंग अप पे ही मिलेगा। बट इफ यू ऑल्सो हैव शेयर कैपिटल देन इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स जो आपको लाइफ टाइम में मिलेगा, या फिर गारंटी जो आपको वाइंडिंग अप पे मिलेगा। अगर आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो एक ही लाइबिलिटी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी विच यू विल गेट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर आप एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेंबर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यू गेट टू इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड तो वाइंडिंग अप पे होगा, तभी देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप लिख लो, और अगर आपने ऑलरेडी लिखा है तो फिर फाउंडेशन में अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। ये नोट भी लिखना, ठीक है। ओके, so that was company limited by guarantee and company limited by shares, clause 22। लिक्विडेटर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब तो कुछ है ही नहीं। लेट अस डिस्कस contributory। ओके, लेट अस डिस्कस contributory। अब एक नोट दूंगी आपको, उससे ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ मत लिखना, पहले समझ लो। ओके, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, पहले समझ लो। नाउ कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है? अ कंपनी may be either limited by shares or
इट मे बी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब मेंबर की जो लायबिलिटी है ना, वो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है या गारंटी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर की क्या लायबिलिटी होगी? अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। मैक्सिमम हम फेस वैल्यू ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर फेस वैल्यू 10 है, आपने ऑलरेडी 6 रुपीज पे कर दिया है, तो आपकी लायबिलिटी होगी ओनली 4 रुपीज। ठीक है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वे वो ये 4 रुपीज कब बुलाना चाहते हैं। कंपनी कॉल कब करेगी? कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है, जब भी तुमको पैसों की जरूरत है ना, कॉल कर लो। कंपनी ये पैसा लाइफ टाइम में कॉल कर सकती है। तुमको जरूरत है पैसे की तो कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कंपनी ये पैसा वाइंडिंग अप पे कॉल करेगी। जब भी तुमको जरूरत है कॉल कर लो। ठीक है। तो कंपनी देख, तेरी मर्जी है, तुझे ये अनकॉल्ड कभी करना है कॉल, लाइफ टाइम पे करना है लाइफ टाइम पे कर, वाइंडिंग अप पे करना है वाइंडिंग अप पे कर। अगर कंपनी ने ये पैसा लाइफ टाइम में बुलाया, लेट्स से मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर हैं। ठीक है। लेट मी नॉट राइट शेयर होल्डर, मेरे को मेंबर ज्यादा पसंद है। मिस्टर एक्स एक मेंबर है। ठीक है। मिस्टर एक्स, अगर कंपनी ये अनकॉल्ड कैपिटल लाइफ टाइम में मिस्टर एक्स से बुला रही है, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मिस्टर एक्स को बोला जाएगा मेंबर, ही विल कंट्रीब्यूट, और उसको नाम दिया जाएगा मेंबर। तू मेंबर है ना, तो तू कंट्रीब्यूट कर। लेकिन कंपनी अगर यही पैसा वाइंडिंग अप पे बुलाएगी ना, तो हम मिस्टर एक्स का नाम चेंज कर देंगे। अब हम उसको बुलाएंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी। है वही पर्सन, सिर्फ उसको नया नाम दे दिया हमने। कि वाइंडिंग अप पे अगर कंपनी ये पैसा बुलाती है, तो तेरा नाम चेंज हो जाएगा। अब हम तुझे बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके। अगर कंपनी ने वही पैसा लाइफ टाइम में बुलाया होता, तो वो मेंबर जैसे कंट्रीब्यूट करता, उसको नाम दिया जाता मेंबर, तू मेंबर है कंट्रीब्यूट कर। लेकिन अगर कंपनी ये अनकॉल्ड कैपिटल वाइंडिंग अप पे बुलाती है, तो हम मिस्टर एक्स को क्या बुलाएंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है, तो बुलाओ मिस्टर एक्स के साथ साथ और भी बहुत लोग होंगे ना, उनको भी बोलो पैसा देने के लिए। ठीक है मैम, बुलाते हैं। एक लिस्ट बनाओ, जल्दी जल्दी लिस्ट बनाओ। मिस्टर एक्स, तुम तो हो, फेस वैल्यू 10 है, तुमने 6 रुपीज पे किया है, अनपेड है 4 रुपीज। चलो बुलाओ। ठीक है, इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। ये वाइंडिंग अप पे हो रही है, देखो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मिस्टर वाई, 10 रुपीज था, तुमने भी 6 किया है, अनपेड 4 है, चलो लेकर आओ। सेम गोज फॉर जेड। लेकिन ए और बी ये लोगों ने कॉल्स इन एडवांस पे करके रखा था, पूरा 10 रुपीज पे करके रखा था, अब वो कुछ नहीं देंगे। लेकिन लॉ बोलता है वाइंडिंग अप का टाइम है, इन सब को कॉन्ट्रीब्यूटरी ही बोला जाएगा। क्योंकि हम सबकी अलग अलग लिस्ट तो नहीं बना सकते ना, जिसने पे कर दिया है उनकी अलग लिस्ट, जिनको पे कर, हम अलग अलग नाम नहीं दे सकते उनको। नाम सबको एक ही दिया है। मैम, आप बोल रहे हो इनको नाम एक ही दिया, ठीक है, लेकिन ये तो पूरा पैसा भर चुका है ना,
ये पैसा देगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पे कर चुका है, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन इसको नाम कंट्रीब्यूटरी ही दिया गया है। तो वी ओनली कॉल हिम एज अ कंट्रीब्यूटरी, बट ही विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पे एनीथिंग। बस उसको एक लाइक नेम टैग दे दिया है, टैग लगा दिया है, तू कंट्रीब्यूटरी, लेकिन वो बोलते मैं तो पूरे पैसे पे कर चुका हूँ। ठीक है, तू जा, कुछ भी मत दे, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, तो जब कंपनी वाइंडिंग अप पे लिस्ट बनाएगी ना मेरे कितने मेंबर्स हैं, तो उन सबको कंट्रीब्यूटरी ही बोला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में पे वही लोग करेंगे जिनका कुछ पैसा बाकी है। ठीक है, तो इनको सबको हम बोलेंगे तो कंट्रीब्यूटरी, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये लोग ही देंगे। ओके, अच्छा, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो दो चीजें हो सकती हैं। हैविंग शेयर कैपिटल, अब भी हमने पढ़ा, या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो सकते हो विच इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर आपका शेयर कैपिटल है तो आपकी दो लाइबिलिटीज हैं। वन इज द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, और दूसरा है द अमाउंट ऑफ गारंटी। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो एक ही लाइबिलिटी है, अमाउंट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब ये जो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है, मैंने इसको कॉल किया एट लाइफ टाइम। तो आप जब कंट्रीब्यूट करोगे तो हम आपको क्या बुलाएंगे? हम बुलाएंगे आपको मेंबर। लेकिन अगर मैंने ये पैसा वाइंडिंग अप पे मंगाया, वो भी कर सकते हैं ना, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मैंने नहीं मंगाया, वाइंडिंग अप पे मंगाया, तो हम आपको क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या दिया है हमने आपको? कंट्रीब्यूटरी। अमाउंट ऑफ गारंटी जो है ये कब होता है? दिस इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ना। तो जो लोग ये पैसा दे रहे हैं, हम उन लोगों को क्या बोलेंगे? हम उन्हें बुलाएंगे कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि वाइंडिंग अप है ना। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको मेंबर बुलाया जाता है, वाइंडिंग अप पे आपका नाम चेंज कर दिया जाता है, आपको बुलाते हैं हम कंट्रीब्यूटरी। और ये वाला पैसा कब होगा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप पे नाम चेंज हो जाता है ना, तो हम क्या बुलाते हैं उसको जो ये पैसा लेकर आता है? कंट्रीब्यूटरी। ओके, तो लेट्स से कि ये मिस्टर वाई है। ठीक है, मिस्टर वाई है, हम उसको क्या बोलेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? उसको किस नाम से बुलाएंगे? मेंबर। वाइंडिंग अप पे उसका नाम चेंज कर देंगे टू कंट्रीब्यूटरी। ओके, चलो अब ये फटाफट लिख लो, लिखो इसको। ओके, चलो इसको पहले रीड कर लेते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से। Contributory means a person who is liable to contribute towards the assets of the company. Okay, so he is highlight liable to contribute towards the assets of the company in the event of winding up. मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आप उसको मेंबर ही बुलाओ, वाइंडिंग अप पे उसका नाम चेंज कर दो। इट इज क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन होल्डिंग fully paid up shares in a company shall be considered as a contributory। मतलब आप उसको भी contributory के जैसे
पैसा मंगवाओगे? नहीं, उसको नाम दिया गया है। क्या वो पैसा देगा? वो नहीं देगा। आप मेरे साथ लिखो, although he won't contribute, although he won't, liable लिखना तो liable भी, he won't be liable to contribute, he won't be liable to contribute. Okay, he is not liable to contribute. He is still called या फिर named as a contributory. So Mr. A, face value 10, he has paid 10. Is he liable to pay? Is he liable to contribute? No. But is he called or named as a contributory? Yes. सिर्फ नाम दिया गया है, पैसा नहीं देगा वो कुछ भी, सिर्फ उसका नाम लिखा है हमने एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी. क्या पैसा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, देगा ही नहीं. ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं, देन वी विल स्टॉप. स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी. आज हमने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बुक एंड पेपर, उसमें मैंने आपको बताया BD2V WM, बुक्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, राइटिंग, मिनट्स एंड रजिस्टर. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, branch office as described, called up capital, what is the meaning of charge, section 2 clause 16 important. चार्टर्ड अकाउंटेंट, CEO, CFO, कंपनी की डेफिनेशन हमने देखी. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी. नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोल वर्ड को डिस्कस करेंगे डिटेल में. आई गिव यू अ लॉट ऑफ नोट्स. फिर C वाले खत्म हो जाएंगे. आई विल शो यू द स्टोरी ऑल्सो एंड देन वी विल कंटिन्यू. ओके, रिविजन करते रहो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉ को रोज रीड करो, क्योंकि आप जितना उसको पढ़ोगे आपका इंटरप्रिटेशन उतना स्ट्रांग होता जाएगा. और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व. सेक्शन नंबर्स को स्टोरी फॉर्मेट में मैंने दिया है, उसको स्टोरी से लर्न करो. ओके, सेक्शन नंबर्स आपके लर्न हो जाएंगे. कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, स्ट्रांग है, you will be able to get exemption very easily. All right, chalo, I will see you next time and we will continue the concepts.